सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों को राजुल और प्यारी बुआ का नमस्कार। भैया ये तो वर्ड फेमस। हाँ, ये देखा, इनका जब तक कान ना पकड़ो राजुल का ना तो ये लाइन पर नहीं आती हैं। पता नहीं किस दुनिया में घूमती रहती हैं। बस अपने मतलब संगी साथी मिल गए सखी सहेली में तो मस्त हो गई राजुल तो बस। अरे नहीं बुआ, ऐसा कहीं हो सकता है? हमें सब पता है। आपको कैसे भूल सकते हैं? हमें सब पता है क्योंकि आज तुम घुमाओगी भी खूब सब जगह ना। कहाँ ले जा रही हो आज, ये बताओ पहले। आज एलेप्पी चला जाए। हाँ, और एलेप्पी अगर घूमने चलेंगे तो गायिका शोभा गुट्टू की बात वहीं कर लेंगे, ऐसा? हाँ बिल्कुल। और ये बात तो वर्ल्ड फेमस है कि ये जो है साम्राज्ञी किसकी थी? क्वीन कही जाती है, ठुमरी क्वीन। हाँ, तो ठुमरी क्वीन की हम बात करेंगे और जाहिर है सखियों सहेलियों की इनका एक प्यारा सा कुछ गीत वीत सुन लिया जाएगा। बिल्कुल। और थोड़ी सी प्यार की शुरुआत भी कर लेंगे। हाँ, अरे हाँ, ये प्यार की शुरुआत क्या है? कोई मतलब इश्क करने जा रही हो राजू? नहीं भाई, इश्क के अलावा भी और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। और वैसे भी हमारे सामने तो हिम्मत है ही नहीं राजुल की कि हमारे सामने ये जबान भी खोले। बिल्कुल। बुआ, वैसे बुआ इस समय आप कह रही हैं, वरना हमारी प्यारी बुआ कभी कभी बिल्कुल हम लोग की पथ प्रदर्शक बन जाती है और कभी कभी बिल्कुल सच्ची दोस्त बन जाती हैं जो सारे राज सुनती हैं और फिर उसका हल भी बताती हैं। तो ऐसी हैं प्यारी बुआ। भाई तो ये तो वर्ड खुश रहते हैं। हाँ, तो ये तो वर्ड फेमस है ना कि अगर हम नहीं सुनेंगे तो तुम किसको बताओगी राजुली? पहले बताओ। ये तो है ना? तो भाई ये सारी चीज तो है ही, लेकिन कल हम सखी सहेली में खगोल वैज्ञानिक डॉक्टर जीसी अनुपमा से भी बातचीत सुनवाएंगे। आज हम किसकी बातचीत सुनने वाले हैं? आज मोटिवेशनल स्पीकर विवेक शेट्टी से बातचीत सुनवाई जाएगी। तो मोटिवेशनल स्पीकर मतलब तो हमारी सब सखियां जानती हैं, हमारे सब दोस्त जानते हैं, लेकिन यानी कि कुछ खुशनुमा जिंदगी जीने के बारे में है ये सब। खुशनुमा जिंदगी, हंसी का विज्ञान, खुशी का विज्ञान जी। अच्छा, हंसी खुशी की बात होती है तो फिर कुछ गुनगुनाने का मन करने लगता है। हमें पता है तुम्हारा हाथ चल रहा है गाना गाने के ऊपर।
मासूम तराने चुप के गाए आधी आधी बांट ले आजा दिल की ये ज़मीं थोड़ा सा तेरा सा होगा थोड़ा मेरा भी होगा अपना ये आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया इतनी सी हंसी इतनी सी खुशी इतना सा टुकड़ा चांद का ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशिया हंसी खुशी के ये तिनके बहुत हम लोग चुन चुन कर अपनी जिंदगी में ऐसे तिनके बटोरने की कोशिश में लगे रहते कोशिश हैं और करते हैं। इधर उधर के बहुत सारे जो जरूरी बातें हैं वो हम भूलते जाते हैं। हाँ तो तिनके बटोरोगी तो यही सब होगा। जरा सोचो, एक लाइन हम सुना रहे हैं तुम्हें। सोचे सोची न होवई जो सोची लखवार। ठीक है, सोचे सोची न होवई जो सोची लखवार चुपे चुप न होवई जे लाई रहा लिबातार। यानी ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता, इसलिए नाम जपो। नाम जपना यानी कि ईश्वर का नाम बार बार सुनना और दोहराना है। और ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि नानक जी ने इसके 2 ही तरीके बताए हैं और ये बात भी नानक जी ने ही कही है। ये तो सब लोग जानता है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने ये भी बताया कि संगत में रहकर जप किया जाए। संगत यानी पवित्र संतों की मंडली या जैसे सत्संग हम लोग कहते हैं ना, और या फिर एकांत में जप किया जाए। जप से जो है हमारा चित्त जो है वो एकाग्र हो जाता है, आध्यात्मिक मानसिक शक्ति मिलती है और हमारा तेज बढ़ता है। वैसे ये इतनी जो अंदर गुण विकसित होते हैं ये दुर्लभ होते हैं और ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है और श्रद्धा से सर झुक जाता है। सिर्फ 30 साल के थे गुरु नानक देव उस समय जब उनको आध्यात्म में इस तरह से उनका इतनी परिपक्वता बढ़ चुकी थी कि लोग सुनते वाले सुनते थे और देखते रह जाते थे। और एक तेज था क्योंकि उन्होंने लगभग सभी आध्यात्मिक जितनी भी ग्रंथ थे वो पढ़ डाले थे और उसको आत्मसात कर लिया। अच्छा, ये जो दोहा आपने सुनाया ये गुरु ग्रंथ साहब का ही है ना? जी, तो कुछ बताने जा रही है उसके बारे में, हम समझ रहे हैं। तो 940 दोहे हैं उसमें और 940 दोहे इनकी देन है, गुरु नानक देव जी के, है ना? गुरु नानक देव की। और आदि ग्रंथ की शुरुआत मूल मंत्र से होती है जिसमें हमारा एक ओंकार से साक्षात्कार होता है। ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक देव जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भली भांति परिचित थे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। जीवन के प्रति उनके नजरिए और सीख इन के बहुत सारे किस्से मशहूर हैं और बहुत सारी कहानियां। बहुत सारे, जैसे कि कहते हैं कि जब मक्का पहुंचे तो आराम करने लगे तो उन्होंने मक्का की तरफ पैर मतलब ऐसे आराम किया कि पैर उनका उस तरफ था। तो लोगों ने कहा अरे ये क्या कर रहे हो, तौबा 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 तौबा। उन्होंने कहा ठीक है हमारा पैर उस तरफ कर दो जिधर खुदा ना हो। तो उन्होंने ये बता दिया कि सब जगह हर स्वरूप में ईश्वर है। और ऐसे ही जैसे कि ये जो तेरा मेरा वाली जो बात है ना वो भी उन्हें तब समझ में आई जब ऐसा नहीं है कि ये जो बहुत महर्षि बनते हैं इस तरह के मतलब प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको कि हम सब याद करते हैं, उनसे कुछ सीख लेते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनकी ज़िंदगी बहुत आसान होती है। उनको भी अपने बहनोई जयराम जी के यहाँ काम करना पड़ा के ज़रिए वो मतलब सुल्तानपुर के नवाब के घर उन्होंने काम किया। तो उनका एक प्रसंग है जैसे कि वो भंडार की देखभाल करते थे नवाब के यहाँ। तो तराजू से अनाज तौलकर ग्राहक को दे रहे थे और गिनते गिनते अब सोचो कौन सी चीज कहाँ क्लिक कर जाएगी नहीं पता। बिल्कुल। तो तौलते तौलते गिनती करते करते जब 11, 12, 13 पर पहुंचे तो उन्हें जैसे कुछ अनुभूति हुई अंदर से। और उसके बाद तो वो जब तौलते जाते तो बस 13 के बाद 13 फिर 13 फिर 13 13 ही 13 कहने लगे। उसके बाद वो आगे ही नहीं बढ़े और फिर उन्हें अचानक से कुछ ऐसे अनुभूति हुई कि 13 यानी जो कुछ है वो सब तेरा है, मेरा क्या है। और उनका एक दोहा है वो भी कुछ इसी तरह की बात कहता है। मन मूरख अजहू नहीं समझत सिख दे हारियो नीत नानक भवजल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसी कितनी सारी बातें हैं जो गुरु नानक देव ने हमें जिनसे हमें आगे जीवन में रास्ता दिखाने वाली बातें हैं। हाँ बिल्कुल। और एक ओंकार की जब हम बात करते हैं तो एक ओंकार उन्होंने ही ये मूल मंत्र कह सकते हैं दिया या ये शक्ति दी हमें, तो क्यों ना सुन लें इसको भी। हाँ। एक ओंकार सतनाम
शांति से भर जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये तो देखो क्या कहना चाहिए इसके बारे में, तो उसके बाद कुछ कहने गूंगे जैसा का नहीं गुड़ रहता है। गूंगे का गुड़ है, यानी कि बहुत लाख रुपए की बात तुमने कही है राजुल, कि ये गूंगे का गुड़ है, यानी जो चखता है, जो उसका आनंद लेता है, बस वही समझ सकता है। वैसे ऐसा नहीं है, हमारे सभी साथी जो इस समय जिन्होंने सुना है वो सब उसका आनंद ले रहे हैं और बिल्कुल। जरूर हमें बताएंगे कि कैसा लगा। लेकिन घूमने चलने से पहले जो गीत की बात हम कर रहे थे, यानी शोभा गुरटू की बात ना। ठुमरी क्वीन। तो ऐसा नहीं है कि केवल ठुमरी, मतलब शास्त्रीय संगीत में पारंगत तो थी ही, उसके साथ साथ ठुमरी की रानी कहा जाता था, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें उतना ही सुगम संगीत पर भी वो सिद्धहस्त थी। हाँ है ना? बिल्कुल। 8 फरवरी 1925 को कर्नाटक के बेलगाम में उनका जन्म हुआ था और उनका मूल नाम, असली नाम जो था वो भानुमति शिरोडकर था, जन्म का नाम। फिर ये समय ऐसा था जबकि महिलाएं बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलती थी, गाना तो दूर की बात बहुत है और बढ़िया। बाहर जाकर गाना तो बिल्कुल ही दूर की बिल्कुल बात है। सपने जैसी बात। लेकिन उस समय भी उन्होंने अपनी पहचान बनाई। शोभा गुरटू जी की माँ मेनका बाई शिरोडकर एक नृत्यांगना थी और जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद अल्लाह दिया खां से संगीत भी सीखती थी। यही तो बात है ना कि घर के वातावरण में उनकी जो ये था, नन्ही बच्ची के मन में सुरों की गहरी छाप छोड़ती चली गई और जाहिर है कि फिर उनका रुझान जो है संगीत की विधिवत शिक्षा लेने के लिए हुआ और वो बस शुरू कर दिया उन्होंने। बचपन से ही उन्होंने शिक्षा लेनी शुरू कर दी संगीत की और उनकी प्रथम गुरु बनी उनकी माँ और बाद में उन्होंने उस्ताद भूरजी खां से संगीत की तालीम लेना शुरू कर दिया और इसके बाद जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद नाथन खां से उन्होंने संगीत सीखा और फिर उनका जो ब्याह है वो विश्वनाथ गुरटू से हो गया और फिर जाहिर है कि उनको नाम मिला शोभा गुरटू। विवाह भी उनका ऐसे घराने में हुआ जहाँ पर संगीत की एक बड़ी समृद्ध विरासत थी। उनके ससुर जो थे वो शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ थे और साथ ही साथ बहुत ही सुप्रसिद्ध सितार वादक भी थे। तो वहां पर रहकर उन्होंने अपने ससुराल में भी संगीत की शिक्षा जारी रखी और उस्ताद घम्मन खान से उपशास्त्रीय संगीत की बारीकियां उन्होंने सीखनी शुरू कर दी। यही तो हम कह रहे हैं कि उनके गाने की एक खास शैली हो गई जो विश्व प्रसिद्ध होने लगी। उपशास्त्रीय संगीत के अंतर्गत जैसे ठुमरी है, दादरा है, कजरी है, होरी है, ये सब गाने लगी और साथ में विशुद्ध शास्त्रीय संगीत गायन में भी उन्हें महारत हासिल तो थी ही। तो गाने के दौरान राजुल देखो ऐसा होता है ना कि जब सुगम संगीत की बात आती है उसके बीच में जब विशुद्ध शास्त्रीय संगीत का जब पुट मिलता है ना, आनंद रोमांचित कर जाता है। ठुमरी आप गा रहे हैं और गाते गाते आपने एकदम से कोई आलाप या तान ले ली या बोल आलाप ले लिया और बस मंत्रमुग्ध हो गए। लेकिन ये तो उपशास्त्रीय संगीत की तुम बात कर रही हो ठुमरी ना, लेकिन अगर कोई भजन गा रहे हैं और उसमें कोई हम एक आलाप लें या तान छेड़ दें तो क्या बात है ना? बिल्कुल। या सिर्फ एक मुर्की लग जाए तो कितना मजा आ जाए। सही बात तो कुछ ऐसा ही है ना? फिर इस तरह से जाहिर है कि जब कुछ लोगों को रोमांचित करता था तो नए प्रकार की उनकी ये गायकी मशहूर होती गई और देश ही नहीं विदेशों में भी उनकी आवाज और उनकी गायकी के खास अंदाज की धूम मच गई। और इसके जो उनके मंच आयोजन होते थे दुनिया के जिस देश या शहर में होते, प्रशंसकों की भीड़ वहां जुट जाती थी। बिल्कुल, उनको बहुत शोहरत मिली और साथ ही बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 1978 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया और सन 2002 में उन्हें पद्म भूषण से विभूषित किया गया। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार और लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और उनकी आवाज जो है ना राजुल, बिल्कुल एक अलग अंदाज है ना जो आत्मा तक पहुंचती है और इसके साथ साथ आत्मा तक पहुंचने वाली आवाज के साथ साथ अभिनय अंग का जो संयोजन और उपशास्त्रीय गायन के बीच में विशुद्ध क्लासिकल गायन की जो छवि उनके में देखने को मिलती है, ऐसी गायकी करने वाली शोभा गुरटू 2004 में पंचतत्व में विलीन हुई। लेकिन कहते हैं ना कि लोग शरीर से नहीं रहते पास में, लेकिन उनकी जो कला होती है, जो गुणीजन होते हैं, उनकी कला वो सदैव रहती है। तो फिर संगीत का ये बेमिसाल सुर भी संगीत प्रेमियों के मन में आज तक गूंजता है। उनके गाए मराठी और हिंदी फिल्मों के गाने यादगार हैं और तो उनके जो एल्बम्स हैं वो तो हैं ही।
इसके अलावा उन्होंने पहली बार 1972 में कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा में पार्श्व गायन किया था और फिर उन्होंने एक गीत गाया था इसमें, बंधन बांधो। हाँ, बंधन बांधो, बिल्कुल। इसके बाद 1973 में फिल्म फागुन में उनकी आवाज में रिकॉर्ड हुआ था एक बहुत सुंदर गाना, मोरे सैया बेदर्दी बन गए, कोई जाओ मनाओ। बहुत बढ़िया गीत था। फिर उसके बाद 1978 में मैं तुलसी तेरे आंगन की आई, जिसमें शोभा घोटू की आवाज में एक कालजयी गाना सुनाई दिया, सैया रूठ गए। और इस गाने के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के पुरस्कार से नवाजा गया। और मराठी सिनेमा में उन्होंने सामना और लाल माटी में गाया। और 1979 में उनका एल्बम आया तर्ज, जिससे प्रशंसकों ने हाथों हाथ लिया। अच्छा, आपने मैं तुलसी तेरे आंगन की बात की है, बहुत ही सुंदर है वो गाना। अरे सुंदर है, तभी तो मिला ना उन्हें ये पार्श्व गायिका के लिए पुरस्कार। तो हमारे दोस्तों को हम कैसे वंचित कर सकते हैं, अपने श्रोताओं को। तो बुआ सुन लेते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। बुआ, ये जो आखिरी गाने में जो आखिरी वो आता है जहाँ पर वो संपर आती हैं स्थाई में, उस समय जब वो आ रही हैं धीरे धीरे, तो कैसे उनकी आवाज में अलग अलग रंग दिखाई देते हैं कि बस मजा आ जाता है। जैसे पहले ही कहा ना कि उसमें जो अभिनय अंग भी दिखाई देता है गायकी में, वो यही है कि आपको महसूस हो, लाइन वही है लेकिन वो महसूस हो कि कैसे उनके आगमन की बेताबी है। और मैं मनाती रही, उसकी जो क्या कहना चाहिए, बेबसी कहें या बेकरारी कहें, वो सब कुछ उसमें रंग दिख रहा है ना। वाकई बहुत खूबसूरत है। तो अच्छा, बहुत खूबसूरत। तो चलिए अब चली घूमने राजुल, चली घूमने।
ठहर जाओ, थोड़ा बुआ के संग चलो। अच्छा ठीक है। हाँ, बुआ के संग चलो। कहाँ ले चल रहे हैं, चलना है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ कहाँ चल रहे हैं? अभी तो हम प्यार की वादियों में जाएंगे। अच्छा, लो, हम सोचे अलप्पी चल रहे हैं। चलो ठीक है, तो मतलब सही बताओ, सचमुच ये तो वर्ल्ड एलएपी फेमस है चले कि या प्यार की वादियों में चले? देखो ऐसा है कि हम इसके बाद सुनवाएंगे कि विवेक शेट्टी से बातचीत, लेकिन हाँ ये जो है एलेप्पी जो है ये वाकई घूमने वाली जगह है। बिल्कुल। वैसे भी ये दक्षिण में है, केरल में है, और केरल को कहते हैं ईश्वर का देश, प्रदेश, है ना। और बहुत खूबसूरत इसमें शहर है अलप्पुझा, जिसे पूर्व का वेनिस भी कहा जाता है। पूर्व का वेनिस। हाँ, पूर्व का वेनिस। और अलप्पुझा जो है ना बहुत समृद्ध ऐतिहासिक धरोहर को संजोए हुए है अलप्पुझा, और बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं, उतने ही प्राकृतिक और आकर्षक पर्यटन स्थलों के कारण घूमने के लिए ये बहुत सुंदर है। बिल्कुल, हरियाली है खूब सारी यहाँ पर, और एकदम शांत बैक वाटर है, झीलें नहरें बहुत सारी हैं यहाँ पर। वहाँ पर हाउस बोट पर यात्रा करने का आनंद ही कुछ और है। अलप्पुझा को एलेप्पी नाम से भी जाना जाता है, और कोची से करीब 55 किलोमीटर दूर है ये शहर, त्रिवेंद्रम के उत्तर में स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से मलयालम भाषा बोली जाती है। पहुंचने की बात बाद में बताएंगे, है ना। अच्छा। लेकिन अगर हम सैर पहले कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सैर करने वाले जगहों पर अगर चले हैं ना, तो सबसे पहले अलप्पुझा बीच या एलेप्पी बीच है। और ये जो बीच है इसका अगर हम रुख करें तो समुद्र के किनारे ताड़ के पेड़ों के बीच में पर्यटकों के, यानी कि घूमने वाले सैलानियों के लिए विश्राम करने के लिए बहुत ही अच्छा प्रबंध है। और ये बीच जो है वो ना 150 साल पुराना है। काफी पुराना है, फिर भी बहुत साफ सुथरा है, बहुत ज्यादा। भाई हम तो फैन है इसके। इस बीच पर सैंड आर्ट फेस्टिवल और अलप्पुझा बीच फेस्टिवल के दौरान खूब रौनक रहती है, और इसके अलावा यहाँ प्रकाश स्तंभ और अन्य रोमांचक गतिविधियों का भी बहुत आकर्षण रहता है। यहाँ एक और आकर्षण है, झीलों की भूल भुलैया, जहाँ नाव पर सैर की जा सकती है। इसके अलावा कुमारकोम पक्षी अभयारण्य भी पक्षी जो पर्यटक हैं उनको देखने में बहुत आनंद आता है। अलग अलग तरह के पक्षी, कन्नर नदी के किनारे है ये, उसके दक्षिणी छोर पर है ये अभयारण्य, और करीब 14 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। वहाँ पर बहुत सारे दुर्लभ और बहुत सुंदर सुंदर पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां आती हैं, इनको देखा जा सकता है। और एक देखो ना, ऐसा होता है राजुल कि हमारे देश में जो विविधता है वो पंछियों में देखने को मिलती है, और जगह जगह की अलग अलग होता ही है। या जैसे समुद्र है, बैक वाटर है, यहाँ का अलग होता है, कहीं और का अलग होता है। आप कहीं भी जाएंगे समंदर का रंग अलग होता है, ऐसे पंछियों का। वैसे ही पेड़ पौधों में जो इतनी विभिन्नता देखने को मिलती है, कहीं चटक हरा होता है, कहीं हल्का हरा होता है, वहीं केसरिया कहीं बहुत चटक होता है, कहीं हल्का, आंखों में ठंडक दे देता है। तो एलेप्पी का जो है ना वेम्बांड झील बहुत बड़ी है, और केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है। यहाँ नौका विहार का तो आप आनंद ले सकते हैं। वहीं एलेप्पी में आयोजित होने वाली नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस बहुत प्रसिद्ध है। तो ये रेस ओणम त्योहार के अवसर पर आयोजित होती है, और जो पानी में नावों की कतार और नौका सवारों का उत्साह देखते बनता है। ये मतलब ऐसे अगर हम लोग तो भाई अभी सामने से जिसने देखा है देखा होगा, लेकिन अगर आप स्क्रीन पर देखते हो, जैसे कि अक्सर हम देख लेते हैं किसी भी चैनल पर या मतलब टेलीविजन के माध्यम से, वो पतली सी लंबी सी नाव भाई कितने सारे सवार होते हैं, मजेदार लगती है। और ऐसे चलती है, सबके हाथ ऐसे चलते हैं जैसे मशीन से चल रहे हैं, एकदम, है ना। ऐसा लगता है किसी ने बांध दिया है सबको। जैसे ऐसा ही आनंद परेड में भी आता है, जो परेड देखते हैं बिल्कुल वैसा ही अनुशासन रहता है उनका भी, जो नाव सवार होते हैं। एलेप्पी का अम्बाला बुझा श्री कृष्ण मंदिर दक्षिण की द्वारिका कहा जाता है इसे, और ये मंदिर भी बहुत पुराना है। इसके अलावा मन्नार साला श्री नागराज मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 30,000 सांपों के चित्र हैं। एलेप्पी के मुल्ला कवल राजेश्वरी मंदिर में भी दूर दूर से बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। तो इस तरह से काफी सारे मंदिर हैं यहाँ पर। और इसी तरह से सन 2003 में बना हुआ रेवी करुणाकरण संग्रहालय भी देखा जा सकता है। यहाँ हाथी के दांत, चीनी मिट्टी के बर्तन, बहुत ही खूबसूरत मूर्तियाँ, ग्लास वर्क और तंजौर पेंटिंग जो है वहाँ पर रखी हुई हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर और भी कुछ है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पर करुमादी कट्टन है, जहाँ पर भगवान बुद्ध की 3 फीट ऊंची प्रतिमा है। और
हमने मंदिरों की बात की थी, तो यहाँ पर काफी और धर्मों का भी वो देखने को मिलता है। जैसे यहाँ की जो एथडुआ चर्च है और विजय बीच पार्क, वहाँ पर भी पर्यटकों को काफी ये आकर्षित करते हैं। इसके अलावा एक चर्च और है यहाँ पर, तो कई तरह के कई चर्च हैं, कई मंदिर हैं, यही तो और हमारे बीचेस देश का की तो खूबी है सौंदर्य ना, है ही। ये तो हमारे देश की खूबी है। बिल्कुल। और हम जैसे कि एलेप्पी की बात कर रहे हैं, अलापुझा की, तो यहाँ पे स्थित बीचेस का आकर्षण तो है ही अपने आप में। वहीं पुनरप्रा बीच के शांत वातावरण में आयुर्वेदिक मसाज, और वैसे आयुर्वेदिक मसाज की अगर हम बात करें या कोई भी प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें, तो केरल बहुत समृद्ध प्रदेश है हमारा। और उसकी कह सकते हैं कि देखने के उसमें या उसी दिशा में और भी प्रदेशों में इस तरह से चीज़ें शुरू हो चुकी हैं, जो हमारी प्राचीन आयुर्वेदिक जो हमारी धरोहर है उसको और विस्तार दे रहे हैं ना। ऐसे ही थोरापल्ली बीच पर मछली पकड़ने का आनंद, थम्पोली बीच का सौंदर्य भी बहुत खूबसूरत है ना। बिल्कुल। एलेप्पी में वर्ष के किसी भी समय आया जा सकता है, फिर भी यहाँ की सर्दियों का मौसम कुछ अलग ही आनंद देता है। अच्छा हाँ, यहाँ पर चावल के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध कुट्टनाद का सौंदर्य हो, या पानी में कयाकिंग एडवेंचर स्पोर्ट का रोमांच एलेप्पी में बहुत सारा है, और एलेप्पी में बिताए हुए दिन जो है वो यादगार बन जाते हैं। अब हम लोग कैसे चलें ये बताओ, है ना? अभी तो ये तो हम बताएंगे। अच्छा नहीं, तुम बता दो भाई। नहीं, आप बता दीजिए। यहाँ पहुंचने के लिए त्रिवेंद्रम, कोलियम, कोचीन, कोयम्बटूर, कोचीन, कोयम्बटूर, चेन्नई, दिल्ली, बोकारो और मुंबई से ट्रेन ली जा सकती है। अब भाई आप सोचेंगे कि हमने ये सब जगह क्यों बताई, क्योंकि हमारे सब साथी बहुत बहुत अलग अलग जगहों पर रहते हैं, तो कहीं से भी जा सकते हैं। और अगर आपको हवाई मार्ग से जाना हो तो अलापुझा से कहाँ के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सबसे पास है। ये सिर्फ 78 किलोमीटर दूर है, जहाँ से टैक्सी या कुछ आप कोई भी वाहन से आप शहर पहुंच सकते हैं। इसके अलावा सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं, नेशनल हाईवे पकड़कर आप वहां से भी एलेप्पी तक पहुंच सकते हैं। तो भाई यही तो हम कह रहे हैं कि इतनी ढेर सारी घूमने की जगह है राजू, तो हमारे जो श्रोता हैं वो खूब घूमे। लेकिन इसलिए हम आजकल बता रहे हैं कि ये जो शब्द चित्र जो हम बनाते हैं, बस अब आप उससे घूमें, ज्यादा ना घर से बाहर निकलें। बिल्कुल, है ना? अच्छा, घूमते घूमते जरा नाव की भी सैर कर लीजिए। अच्छा, चलो जल्दी चलो।
बुआ अब हम भी उस पार चले। हाँ बिल्कुल, चलो चलो। कोई कुछ सुनाओ, क्या सुनाने वाली रही, क्या कह रही थी तुम? मोटिवेशनल स्पीकर, उनसे बातचीत सुनते हैं ना। ढेर ना बोलो, चलो सुनवाओ फटाफट। श्रोताओं, खुश कौन रहना नहीं चाहता? आप कहेंगे भाई ये कैसी बात है, हर कोई खुश रहना चाहता है और हर कोई खुशियों के पीछे ही भागता है। लेकिन खुश रहना क्या हमारे हाथ में है? आप कहेंगे हमारे हाथ में कैसे है, ये तो परिस्थितियों का खेल है। नहीं भाई, खुश रहना कहीं ना कहीं हमारे हाथ में भी है। कैसे, जानेंगे आज हमारे इस कार्यक्रम में। और ये हमें बता रहे हैं मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच श्री विवेक शेट्टी जी। आप योग, जीवन विज्ञान, सात्विक ज्ञान आपके प्रमुख विषय हैं, जिन पर विगत 15 वर्षों से 500 से भी अधिक व्याख्यान आप विभिन्न संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, कॉर्पोरेट ग्रुप्स में दे चुके हैं और जाने माने अखबारों में फ्रीलांस राइटर भी हैं। आपका आज के हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया निरुपमा जी। तो ये एक बड़ा ही जटिल सा सवाल है और आसान सा भी आप कह सकते हैं, और हर कोई यही जानना चाहता है कि भाई खुश कैसे रहें। हर कोई खुश रहना चाहता है, लेकिन जैसे कि हम आपसे बात कर रहे थे तो आपने कहा कि ये भी एक विज्ञान है कि खुश कैसे रहा जा सकता है। तो ये बड़ी विस्मय की बात है और हमारे श्रोताओं को भी उतना ही विस्मय होगा। तो बताएं कि खुश कैसे रहा जा सकता है। जी, तो आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग छोटा सा एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताता हूँ जी, जिससे आपको शायद इस सवाल का उत्तर भी मिल जाए। और ये बड़ा ही एंटरटेनिंग इंसिडेंट है जो भी हुआ ये। तो एक फॉरेन टूरिस्ट था जो एक दूसरे देश से भारत में आया और वो आप ही के राज्य यूपी पहुंच गया। उसको ताजमहल देखने की बड़ी इच्छा थी, है ना। तो वो आगरा पहुंच गया और ये वो जमाना था जब इंटरनेट, जीपीएस और ये जितने गूगल मैप्स वगैरह कुछ नहीं थे। तो आगरा पहुंचने के बाद इस महाशय ने एक लोकल व्यक्ति जो है, जो उस वक्त रास्ते से गुजर रहा था, उससे पूछा भाई ताजमहल कहाँ है। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया यहां से लगभग 10,980 मील दूर है। तो ये जो इंसान आया था हंस पड़ा जोर जोर से। उसने कहा वाह भाई, मजे ले रहे हो आप मेरे। आप जानते हो मैं कोई दूसरी देश से आया हूं, इसीलिए आप मुझे अच्छा खासा एक चक्कर लगवाना चाहते हो और अच्छा खासा उसका मजा भी लेना चाहते हो आप। तो उसने कहा नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो आपको बिल्कुल सच बोल रहा हूं। तो उसने उससे वापस सवाल किया इस व्यक्ति ने कि सच कहां से बोल रहे हैं आप? मैं जानता हूं मैं आगरा में हूं और मैं जानता हूं ताजमहल भी आगरा में है जी, फिर भी आप मुझसे कह रहे हो कि 10,980 मील दूर है यहां से ताजमहल जी, ये कैसे संभव है? तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया साहब, आप जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उस दिशा में अगर आप आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल 10,980 मील दूर है यहां से। आप अगर पीछे मुड़ गए तो 2 किलोमीटर है। तो जिस दिशा में लोग खुशी ढूंढ रहे हैं जी, वो मिल भी गया तो 10,980 मील दूर है, लेकिन शायद वो नहीं मिलेगा। लेकिन पीछे मुड़ के जरा अंदर की तरफ झाकेंगे तो 2 किलोमीटर भी नहीं है। आप जीवन भर खुश रहोगे, है ना। तो योग में जब हम बोलते हैं अंदर झांको, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि जब भी आप खुश होते हो, चाहे किसी भी कारण से आपके एग्जाम में अव्वल नंबर आ गए, या आपने एक बहुत खूबसूरत आलीशान बड़ी गाड़ी ले ली, नई गाड़ी ले ली आपने, या नया घर में आप चले गए, प्रवेश कर लिया आपने, तो खुशी होती है आपको जी। ये अनुभव कहां से आता है? आपने कभी सोचा है निरुपमा जी, खुशी के अनुभव कहां से आती है? आपके अंदर से आती है। बिल्कुल। अब जो आपके अंदर से आती है उसके मैन्युफैक्चरर आप स्वयं हैं, बिल्कुल ये तो तय है। अगर वो कहीं बाहर से आती वो अनुभव, तो मुझे लगता कि कोई बाहर से कर रहा है। अनुभव अंदर से आ रहा है तो मतलब उसको मैन्युफैक्चर आप खुद कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतना रहा कि जब आप चाहें, जैसा आप चाहे, उतना मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं रहा है जी। अपने मर्जी से कभी ना कभी वो होता है, आप जब चाहो तभी नहीं होता है। कई बार कब होगा कब नहीं होगा इसका जवाब आपके पास नहीं है, हालांकि आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं। तो इसका जवाब कहाँ है? जवाब यहाँ है कि अंदर फैक्ट्री में जाके आपको प्रोडक्शन फैसिलिटी देखनी पड़ेगी। बिल्कुल, है ना, कि ये फैक्ट्री मेरे पास है, फैक्ट्री का मालिक मैं हूं, लेकिन जैसे मैं चाहूं उत्पादन नहीं हो रहा है, जब मैं चाहूं उत्पादन नहीं हो रहा है इसका। तो आपको फैक्ट्री का पूरा प्रोडक्शन फैसिलिटी का कंट्रोल अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अंदर जो हो रहा है उसकी कंट्रोल आपको अपने हाथ में लेना पड़ेगा। और इसकी कंट्रोल आप कैसे ले सकते हो? अगर आपको खुशी प्रोड्यूस करनी है तो खुशी के 5 लेवल्स होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ओके जी। पहला लेवल ये है कि
आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं उससे जब भी आप कुछ भी करते हो, है ना, मान लीजिए आपने कुछ अच्छा खाना खाया, आज आपका फेवरेट डिश खाया, बड़ी खुशी होती है अंदर से, है ना। आपने कोई अच्छा पिक्चर देख लिया, आंखों से खुशी मिल रही है। कभी आप कोई और अनुभव होता है, अच्छा संगीत सुन लिया आपने, कानों से खुशी मिल रही है। तो ये 5 सेंसरी ऑर्गन से जो खुशी मिलती है, ये लेवल 1 है। पहला बहुत ही ऑर्डिनरी लेयर है खुशी की, जी। है ना। हैप्पीनेस के अपने अपने लेवल्स होते हैं, ये फर्स्ट लेवल है। हर इंसान 80-90% लोग इसका अनुभव ले लेते हैं जीवन में। दूसरा लेवल क्या है खुशी की? दूसरा लेवल खुशी की ये है कि जब आप कुछ ऐसा करो जो बाकी लोग को, मान लीजिए, करने में थोड़ी कठिनाई हो। ओके, मान लीजिए अभी कोविड का जमाना चल रहा है, जिसने भी वैक्सीन निकाला उसको एक बड़ी खुशी होती होगी कि भाई ये काम मैंने ऐसे किया, वैक्सीन निर्माण करके, जो बहुत सारे लोग नहीं कर सके। इतने कम समय में, 9 महीने में, 10 महीने में मैंने एक वैक्सीन का निर्माण किया जो 80% काम भी कर रहा है और लोगों की जान बचा रही है। जान बचा रहा है। वो एक सेकंड लेवल ऑफ हैप्पीनेस हुई। ओके, थर्ड लेवल क्या है? जब आप कोई क्रिएटिव चीज, जैसे मैं म्यूजिशियन हूं तो मुझे गाने में जो खुशी मिलती है वो एक ऊपर का लेवल का खुशी हुआ, ऊपरी दर्जा हुई। आप पेंटिंग करो, कोई खूबसूरत कविता लिखो, कोई भी आप क्रिएटिव चीज करो, उसमें जो खुशी मिलती है वो एक लेवल ऊपर हो जाती है। और चौथी चीज क्या है जिससे आपको खुशी मिलेगी? फोर्थ लेयर, सर्विस। एक गरीब बच्चे को आपने बिस्किट खिलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, वो दिन भर सुबह से भूखा है, उसके चेहरे में एक स्माइल आई, और आपने वो जो काम किया कोई एक्सपेक्टेशन से नहीं किया कि मुझे बदले में ये मिलेगा, या फोटो निकाल के फेसबुक पे आप नहीं लगा रहे हो, देखो मैंने गरीब बच्चों को खाना खिलाया, देखो 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 देखो, और फिर सबसे आप तारीफ बटोरना चाहते हो कि आप बड़ा दान करते हो। तो वो एक्सपेक्टेशन हुआ। निस्वार्थ भावना से अगर आप वो काम कर रहे हो, मतलब आपने वो गरीब बच्चे को खाना खिलाया, पानी पिलाया, उसकी चेहरे की जो हंसी है, उसकी भूख जो मिट गई, वही आपका आनंद है। इस भावना से अगर आप काम कर रहे हो तो वो एक फोर्थ लेवल ऑफ हैप्पीनेस। फिफ्थ और हाईएस्ट लेवल, सबसे हाईएस्ट लेवल हैप्पीनेस जो आपको पृथ्वी पे मिल सकती है, इंसानों को जो अवेलेबल है, आप अगर चाहो तो उसका अनुभव भी हम कभी आपको स्टूडियो में देंगे, मेडिटेशन। इससे जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी वो पिछले 4 लेयर से सबसे ऊंचा लेयर है। इसीलिए जो लोग मेडिटेट करते हैं, आंधी आए, तूफान आए, बारिश आए, उनको हिलाना मुश्किल है। आप वो जहां खड़े हैं वहां स्थिर रहेंगे, क्योंकि मेडिटेशन में स्थिरता आती है, बैलेंस आती है। आप इसका एक सिंपल अनुभव आपको ये देता हूं, जब आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक सिंपल बेसिक टेक्निक। ओके जी। अभी आप डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, आपको सांस थोड़ा रोकना पड़ेगा। जैसे अगर मैं करूं, जहां तक कंफर्टेबल हो होल्ड कीजिए। जब आप होल्ड करेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होगा आपके अंदर, प्रक्रिया। वो क्या है? आपके माइंड में कुछ भी थॉट्स आने दो, कोई चिंता मत कीजिए। किसी प्रकार के भी थॉट्स आने दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए। आपको फोकस आपके ब्रेथ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने ब्रेथ पे फोकस नहीं रखा तो थोड़ा आप सफोकेट होने का चांस, तो माइंड कहीं भी भटक जाए, वापस ब्रेथ पे ही आता है और वहीं पे स्थिर हो जाता है। वापस आप एक्सहेल कीजिए, छोड़ने के बाद वापस थोड़ा होल्ड कीजिए, जहां तक आप कंफर्टेबल हो, सफोकेट मत कीजिए जी। तो 4 स्टेप्स हैं। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। मन स्थिरता पे आती है, उसको फोकस ब्रेथ पे ही लाना पड़ता है। इधर उधर भटकेगा थोड़ी देर, वापस ब्रेथ पे आएगा। उससे फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, हैप्पीनेस, हर चीज बढ़ेगी। और साइलेंस जो है वो आंख बंद करके करना पड़ता है। क्यों? ज्यादातर लोगों को हम बोलते हैं आंख बंद करके कीजिए, क्योंकि आंख खुले रखेंगे तो लोग 10 जगह और डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। हम लोग आंख खुला रख के भी मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि हमको भी आदत हो गई, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा पूरा फोकस और कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ आप पे है। मैं ना लेफ्ट देख रहा हूं, ना राइट देख रहा हूं, ना ये सोच रहा हूं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे इस इंटरव्यू के बाद। ये कुछ भी ख्याल मेरे मन में नहीं। इस वक्त, इस क्षण मुझे आपको 200% एनर्जी देनी है, और उसमें जो खुशी आपको मेडिटेशन में जो मिलेगी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस है। उससे ज्यादा खुशी पृथ्वी में कोई और एक्टिविटी में आपको जीवन में कभी मिल नहीं सकती। वाकई में बहुत ही कमाल की बात। विवेक जी, आप जब ये बातें कर रहे हैं तो ये तो जैसे हम कहते हैं मृग तृष्णा सी है, हमारे भीतर ही सब कुछ है, लेकिन हम उसे बाहर खोजते रहते हैं। लेकिन हम जो एक सामाजिक प्राणी हैं, एक सबसे बड़ी जो हमारी दुविधा होती है वो आती है संतुलन की। हमारे भीतर की एक दुनिया है, लेकिन ये बाहर की दुनिया है जहां पर प्रतियोगिता है, जहां पर हर कोई जो है आपसे ऊंचा उठना चाह रहा है, आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। तो ये संतुलन हम कैसे बनाएं, और इससे जो स्ट्रेस निकलता है उसे किस तरह से मैनेज किया जाए, ये कहां तक हमारी खुशियों के आड़े आता है? जी, तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुई बॉलीवुड में। जी। एक बहुत बड़े सुपरस्टार थे जिनको आप सब लोग जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना जी। ये रियल लाइफ इंसिडेंट है। तो उनके सामने एक और कलाकार था जो अभी अभी उभर रहा था, और उनकी पहली शॉट थी दोनों की साथ में। ये बहुत ही नामचीन सुपरस्टार और
सामने जो उनके साथ उस सीन में है जी। वो अभी अभी उभरता हुआ कलाकार है, 3-4 अच्छे फिल्में उसने दी थी और उसका नाम हो रहा था। अचानक सेट्स पे लाइट चली गई, जी। तो जो सुपरस्टार थे वो अपने कमरे में कोट वोट पहन के, दाढ़ी वाड़ी पहन के सीन के लिए रेडी थे, और ये जो नए उभरते हुए कलाकार थे वो अपने कमरे में थे, वो अपने सीन के लिए सब मेकअप वेकअप पहन के वो भी तैयार बैठे थे। दोनों का एक दूसरे से सामना नहीं हुआ था जी। और दोनों एक दूसरे से कभी जीवन में कभी मिले नहीं थे। हालांकि ये जो उभरता हुआ कलाकार था उसने सुपरस्टार को पर्दे पे हजारों बार देखा है ना, जी, बिल्कुल। बट निजी जीवन में उनका कभी आमना सामना नहीं हुआ था, परिचय नहीं हुआ था। तो जैसे ही बिजली चली गई तो ये जो उभरते हुए कलाकार थे वो नए नए थोड़े स्टार बन गए थे, उनको बड़ा गुस्सा आया। जैसे आपने कहा हम सामाजिक प्राणी हैं, तो वो भी एक सामाजिक प्राणी है जी। उनको बड़ा गुस्सा आया और उनको लगा मैं स्टार हूं, यहाँ पे बिजली चली गई और कोई व्यवस्था नहीं, इनके पास गर्मी हो रही है, मैं मेकअप वगैरह डाल के बैठा हूं। तो वो अपने कुर्सी से खड़े होकर सबको, यूनिट वालों को डांटना शुरू कर दिया, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि कैसी व्यवस्था की है आपने, यहाँ कोई जनरेटर का इंतजाम नहीं है, किसी प्रकार का इंतजाम नहीं है, अब बिजली चली गई और हम लोग यहाँ गर्मी में इतना परेशान हो रहे हैं, आपको हमारी हालत समझ में भी नहीं आ रही है। तो सबको वो गालियां देने लग गया। डांटते हुए, सबसे नाराज होते हुए वो कमरे से बाहर आया। बाहर आके थोड़ा आगे चल पड़ा तो देखा सुपरस्टार अपने कमरे में बैठे हैं और वो एक किताब पढ़ रहे हैं, वो भी कोट दाढ़ी वगैरह पहन के, मेकअप पहन के बैठे हुए हैं। तो ये महाशय गए उस सुपरस्टार के पास, उनको प्रणाम वगैरह किया, अपना परिचय दिया, साहब पहली बार मिल रहा हूं आपसे जीवन में, बड़ा खुश हूं मैं, आप इतने बड़े नायक हैं। तो ये सब परिचय फॉर्मेलिटी सब कंप्लीट हो गई। फिर उन्होंने पूछा, सर आपको गर्मी नहीं हो रही है, बिजली चली गई है और आप यहाँ आराम से किताब पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने एक वाक्य में उत्तर दिया जिसमें बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। वो एक वाक्य का उत्तर क्या था, सभी लोगों को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए जी। वो एक वाक्य का उत्तर था, सोचूंगा तो होता है, नहीं सोचूंगा तो नहीं होता है। कमाल है वाकई में। अभी मान लीजिए स्टूडियो में लाइट चली गई, मान लीजिए नहीं जाएगा, मान लीजिए गया है ना, और मैं अगर गर्मी के बारे में सोचना शुरू करूं तो मेरी बदन और गर्म हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि जिस पे आप फोकस करते हो वही पेड़ बड़ा होता है। अब एक और तरीका है मेरे पास, बिजली चली गई स्टूडियो में, मैं सोच रहा हूं कश्मीर में पिछले साल जो मैंने वेकेशन किया था बर्फ में, उसके बारे में सोचना शुरू करता हूं। ओके, जब मैं उसके बारे में सोचना शुरू करता हूं, माइंड, पूरे बदन ठंडा होना शुरू होता है, बिकॉज वो एक्सपीरियंस जीने लगते हैं। वाक्यात जीने लगता है, जो आप सोचते हो वही मैसेज अंदर जाता है। बिल्कुल। तो माइंड मैनेजमेंट का सीक्रेट इसमें है, हैप्पीनेस का भी सीक्रेट इसमें है जी। कि आप सोचोगे कोई चीज यही मेरी खुशी का कारण है, तो वो आपके दुख का भी कारण बन सकता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू हैंडल इट। जी, तो विवेक जी, योग और संगीत जो है आपके दोनों ही प्रमुख विषय रहे हैं जी, तो इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है, और क्योंकि आप बहुत संगीत में दिलचस्पी रखते हैं तो उसके बारे में बताएं। जी, संगीत जब भी आप करते हैं, मान लीजिए मैं एक सिंगर हूं जी, और मैं एक गाना गा रहा हूं और मेरे साथ म्यूजिशियंस हैं, तो मैं जब सा नोट हिट करता हूं, उनको भी सा हिट करना है, तब जाके संगीत बनता है। कंसंट्रेशन, फोकस संगीत में बहुत ज्यादा चाहिए और कंसंट्रेशन और फोकस के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज भी है। और जब आप संगीत करते हो, उस क्षण में रहते हो जी, उस क्षण में रहना ही पड़ता है आपको, नहीं तो आप बेसुरे हो जाओगे, सुनने वालों को मजा नहीं आएगा। जी, अगर मैं गाना गा रहा हूं और सोच रहा हूं खाना क्या बन रहा है रात को डिनर घर पे, है ना, तो इस क्षण में रहने की वजह से आपको खुशी सबसे ज्यादा मिलती है। जब आप क्षण में रहते हो, स्ट्रेस का एक ही वाक्य का डेफिनेशन है, उस क्षण में अगर आप हो तो स्ट्रेस आपको नजदीक आपके आ ही नहीं सकता है। क्षण में आप नहीं रहो, अगर आप भविष्य में रहो या भूतकाल में रहो तो स्ट्रेस आना ही आना है। बिल्कुल। तो जब संगीत की बात निकल ही पड़ी है और आप बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए कुछ गुनगुना दीजिए। जी, मैं ऐसा एक गाना आपको गुनगुना के जरूर सुनाऊंगा जो पूरी कायनात को साथ लेके चलता है, आपको सभी लोगों को जो स्टूडियो में हैं और पूरी कायनात को। तो वो गाने की बोल कुछ ऐसी है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। और आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से आपने नवाजा। हम उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोताओं ने ध्यान से ये सारी बातें सुनी होंगी और वो जरूर इन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और हमेशा खुश रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक शेट्टी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आई एंजॉयड, थैंक यू सो मच। Hey
साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। सरकने लगे हैं, शौक गलियों के घूंघट सरकने लगे हैं, मस्त फूलों के दिल भी धड़कने लगे हैं, ये बहारों का दिलकश समा गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। घटा छा रही है, झूम कर पर्वतों पे घटा छा रही है, प्यार की उम्र शायद करीब आ रही है, मेरा दिल प्यार की ये दास्तां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। नशी न जाए इस जगह, आज एक नौजवान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है, ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। चाय बन गई हो तो ले आओ बिटिया राजुल। भाई हमारे साथी भेज रहे हैं, है ना, तैयार है ना। तो ये लोग भेज रहे हैं, खुद प्यारी बुआ सेहत वाली चाय बन गई, दोनों के लिए, राजुल जी के लिए भी और प्यारी बुआ के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया भाई, है ना। तो मजा आ गया चाय पी के। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया लोग संदेश लिखकर भेज रहे हैं। अच्छा बुआ, कौन सा संदेश? कौन सा संदेश भाई, इतने ढेर सारे हैं, कौन सा पढ़ा जाए कौन सा न पढ़ा जाए। वैसे कोशिश तो हम कर रहे हैं कि सभी पढ़े जाए, लेकिन प्यार की जो बात है, ये लिख रहे हैं कि प्यार एक ऐसा शब्द है जिसकी व्यापकता इतनी अधिक है जिसे एक रिश्ते में नहीं बांधा जा सकता। जैसे माँ का प्यार, पिता का, पति पत्नी का, भाई बहन का, अपने बच्चों से प्यार, अपने रिश्ते नातेदारों से प्यार, और तो और दोस्तों से प्यार। इस प्रकार देखा जाए तो प्यार के अनेक रंग रूप हैं।
प्यार की शुरुआत की अगर बात करें तो प्यार तो दो दिलों में भी होता है। प्यार की शुरुआत आंखों की जुबान से भी होती है जो दिल को छू लेती है। प्यार का जज्बा इंसान में एक ऐसा रिश्ता है जिसकी मधुरता से जीवन मीठा हो जाता है, जिसकी खुशबू से जीवन महक उठता है। सच्चा प्यार तो जो होता है वो वासना रहित हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है इन्होंने। तो देखो ऐसा है ना कि ये जो बात है यही हम भी कहना चाह रहे हैं, है ना, कि ये तो वर्ल्ड फेमस बात है कि भाई प्यार जो है वो सच्चा प्यार जो होता है वो इतना पवित्र होता है कि उसको किसी भी कहना चाहिए बिना अपेक्षा के होता है। बिना तो अपेक्षा। लेकिन बात तो है कि राजुल प्यार की शुरुआत कैसे की जाए, ये बताओ भाई हमें तो ये लगता है बुआ कि अगर आपको कोई पसंद आ रहा है तो आप उसे कह दें जाके। अच्छा, पसंद क्यों करें ये पहले बताओ। नहीं नहीं, पसंद क्यों करें, फिर आगे तो मोहब्बत पर। देखो ऐसा है, हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि प्यार वो बिना कुछ सोचे समझे किया जाए। शुरुआत करनी है तो बस कर दी जाए, यानी कि सबसे प्यार किया जाए। बुआ बहुत गूढ़ बात कह रही हैं आप। अरे गुड़ वुड़ कुछ नहीं है, इतनी आसान सी बात है। अब तुम लोग जबरदस्ती उसको मुश्किल बनाए दे रही हो। जैसे? अरे जैसे क्या, अब जैसे तुम बोल रही हो कि पसंद किया जाए, अब इसमें तुम महीनों लगा दोगी कि वो उसमें ये कमी है, उसमें वो ज्यादा अच्छाई है, उसमें थोड़ी कम अच्छाई है, उसमें ज्यादा अच्छाई है, अरे इसमें ये कमी है, अरे ये वहां रहता है या रहती ये तो है। होता है। हम देखो सारी चीजों से ऊपर उठने की बात कर रहे हैं। यानी कि न आप किसी लिंग की बात करें, न किसी उम्र की बात करें, न किसी देश की बात करें, न किसी जाति की धर्म की बात करें, है ना। तो जब हम प्यार करेंगे तो कैसे हम देख सकते हैं, फिर तो आप आराम से जो सामने आया हमें उससे प्यार करना है। बिल्कुल, है ना? मतलब प्यार को बिल्कुल किसी भी सीमा में बांधे बिना, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने और बिना कहीं जिसको कहते हैं ना जजमेंटल हुए प्यार किया जाए। बस यही तो हम कह रहे हैं कि बिना सोचे समझे अगर हम प्यार करेंगे, राजू जरा वो सोचो। थोड़ा देर से समझ में आती है, लेकिन देखिए आ गई ना। अरे आ गई तभी तो हम बता रहे हैं तुम्हें, नहीं तो हम किसी और को ना बताते। सोचो अकेले में हम तुम्हें बता रहे हैं, है ना। सब सुन रहे हैं। अब ये तो इन लोगों की बदमाशी है थोड़ी सी कि सुन ले रहे हैं। लेकिन देखो ऐसा है कि जो ये बात हम कहना चाह रहे हैं, और राजू तुम भी यही कहना चाह रही हो कि हम जब सोचते हैं कि हम किसको करें, फिर हम पहले सोचते हैं कि हम किसको पसंद करते हैं। चलो हमने पसंद कर लिया, फिर हम सोचने लगते हैं कि वो हमें पसंद करता है कि नहीं करता है ना। हाँ। फिर ये बात होती है, फिर हमें बहुत सारी चीजें काट छांट करनी पड़ती हैं। बिल्कुल, है ना, ये बात तो है। और उसके बाद शुरू हो जाती है मजेदार कहानी। मतलब जलेबी में जलेबी, जलेबी में जलेबी, जलेबी में जलेबी बनती जाती है। मतलब हम प्यार करते हैं तो करते हम दूसरे इंसान से हैं, लेकिन देखते हैं उसमें खुद को है, खुद को उस है। इंसान के अंदर हम खुद को देखते हैं, उस इंसान को नहीं देखते हैं जी जो कि वो हाँ, है। बिल्कुल। आपका कहने का मतलब ये है कि हम अपने को ना देखकर उस इंसान को देखें। जी हाँ, उसको देखें। हम फिर उसमें अपनी तलाश करने लगते हैं, हम सोचते हैं वो हमें चाहता है कि नहीं चाहता है। इन सारी चीजों को अगर हम छोड़ दें तो ये जो उलझने हैं या वो उसमें जो बहुत सारे पेच दर पेच बनता जाता है वो खत्म हो जाएगा। फिर आपको ये नहीं याद रखना पड़ता है कि अच्छा हमें इससे प्यार करना है या नहीं करना है। ये जो तौल चलती रहती है ना 19-20 वाली, बहुत खतरनाक है ना। जैसे कि वो कहते हैं ना कि सच बोलने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको हर बार वही बोलना है। झूठ जब आप बोलते हो तो हर बार आपको सोचना पड़ता है कि हम झूठ पिछली बार क्या बोला था, अच्छा उसको क्या बोला था, अच्छा इसको क्या बोला था। सच बोलकर भूल जाओ और झूठ बोलो तो याद रखो। याद रखना पड़ता है, उसके संग संग 1000 और याद रखना पड़ता है। तो वैसे ही कुछ अगर हम प्यार की शुरुआत कुछ इस तरह से करें तो जरा ये सोचो राजुल ना, कि ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ हम शुरू करेंगे, आप सब शुरू करेंगे। हाँ, है ना? बिल्कुल, सबके द्वारा होगा तभी वो प्यार मीनिंगफुल मायने रखेगा। जी, और उसका आनंद कितना अच्छा होगा, वो समंदर की लहरों जैसा होगा। यानी कि एक से लहर दूसरी लहर बनती चली जाएगी और उसका कोई अंत नहीं होगा। तो इस तरह से एक पूरा प्यार का संसार बन जाएगा जिसमें कि हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमें प्यार करना है तो कैसे करना है, किससे करना है, कितना करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। क्योंकि नहीं का तो वहां कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, ये तो है। यानी कि हम जब प्यार करेंगे तो सारी नाप तौल, सारे पैमाने अपने से दूर करके और बिल्कुल जैसे जिसको कहते हैं खाली होकर प्यार करना। जी हाँ, बिल्कुल। भर कर प्यार नहीं करना। बिल्कुल, प्यार बिल्कुल। खूब सारा देना लेकिन अब अंदर से खाली हो जाना। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम खाली होंगे तभी हम सामने वाले को स्वीकार कर पाएंगे। वो स्वीकार करने के लिए खाली होना है
और प्यार तो एक ऐसी चीज है ना राजुल कि जितना भी दिया जाए उतना ही बढ़ता जाता है। तो खाली तो आप वैसे भी नहीं होंगे प्यार से, लेकिन हाँ दूसरे को आत्मसात करने के लिए, उसका स्वागत करने के लिए आप अपने आप को थोड़ा सा खाली कर लीजिए। वही जैसे आपने कहा था ना, हालांकि ये तो ईश्वर से लौ लगाने की बात है, लेकिन जैसे नानक देव ने तेरा तेरा करते हुए सिर्फ उन्हीं को देखा और उसी में रम गए वो। तो भैया एक बात है। हाँ तो एक मिनट ये बताओ मुझे जरा कि ये जो दूसरे से प्यार करने वाली बात है वो भी ईश्वर से लौ लगाने जैसी ही बात है। बिल्कुल। देखो आप, अगर हम हिंदी भाषा की अगर हम बात करें या हम अपने संस्कृति की बात करें या भाषा की केवल बात करते हैं, तो क्यों उसको परमात्मा और हमें जीवात्मा कहा गया है? क्योंकि हम उसी के अंश हैं। क्यों नहीं कोई और नाम दिया गया? सही बात है ना? तो ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए हैं, यानी कि हम उसी का अंश हैं। तो अगर किसी को प्यार करना यानी ऊपर वाले से लौ लगाना ही है। आप शुरू करके तो देखिए। क्या बात है, क्या बात है। आज तो बुआ ने बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, एक नई दिशा दिखा दी, ज्ञान चक्षु खुल गए। नहीं ऐसा राजू, अब हमें ना तुम घेरे में ले रही हो। नहीं बिल्कुल नहीं बुआ, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है बिल्कुल। लेकिन सच बात है, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही बात है कि अगर अपने ईश्वर से हम किसी और से इस तरह से निस्वार्थ बिना कुछ सोचे हुए प्यार करते हैं तो वो ईश्वर से ही प्यार करने जैसा है। और समय से भी प्यार करना जरूरी है। देखिए ना घड़ी में कितना समय हो गया समय। अरे अभी तो बहुत सारी बातें थी बस, लेकिन एक दो लाइन तो कहना ही पड़ेगा। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, ना कुछ मैं ना कुछ मेरा, सब कुछ तू सब तेरा। वाह 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 वाह। इसी के साथ अब आज के कार्यक्रम से इजाजत ले रहे हैं बुआ। आपको नमस्कार और सभी सुनने वालों को नमस्कार। नमस्कार और ढेर सारा प्यार राजुल को और हमारे सभी श्रोताओं को।